वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए से साथियों, हम हफ्तेवारी प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। लेकिन आज की मुलाकात हम जिंदे पत्रकारों के साथ कर रहे हैं और उनको हम मुर्दा मानते हैं जो झूठ बोलना जानते हैं और दलाली करना जानते हैं। लेकिन आज पत्रकार वो है जो जिंदे मतलब जिंदा उनको मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं। जो दो पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, तीसरे वाले जुड़ने थे लेकिन वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। तो आज इनसे बात करेंगे और किस किस हिसाब से मतलब पत्रकारिता चल रही है और कौन कौन पत्रकार जिंदा हैं, कौन कौन मर गए हैं, कौन कौन भेड़ की खाल में छुपे हुए हैं और कौन कौन जो है कुत्ते जैसा काम कर दलाली का काम कर रहे हैं। तो हम जो 1947 से पहले का बात नहीं करेंगे। 1947 से लेकर 1914 2014 तक का हम भूतकाल मानेंगे और 2014 से लेकर 2020 तक का वर्तमान मानेंगे और भविष्य जो है वो मानेंगे, वो उसमें बात करेंगे। तो तीन इसमें बात करेंगे। तो पहले इनका स्वागत करते हैं। ये है हमारे जो TNI जो न्यूज है उस पर काम करते हैं दोनों पत्रकार और इससे हमारी जान पहचान अच्छी है पहले से। तो पहले स्वागत करते हैं इनका, फिर इनके बाद में सवाल जवाब करते हैं। जी अनिल कुमार गुप्ता जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी जी नमस्कार नमस्कार जी। अली जावेद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो साथियों हम बात करेंगे, देखो जिंदे पत्रकार हैं तो जुड़ गए हैं। अगर शायद ये ना होते तो ना ये जिंदे होते तो आज शायद ना जुड़ते हमारे साथ, क्योंकि हमने पहले बात रखी थी कि जिंदे पत्रकार जिंदे लोगों से बात करेंगे। अनिल जी से मेरा सवाल सबसे पहले कि अनिल जी, हमें जैसे 1947 से पहले जाएंगे। 1947 से पहले क्या था क्या नहीं था उस पर हमें कोई नहीं है, लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ भारत का, ऐसा सुना जा रहा है। 1947 से लेकर 1914 तक आप पत्रकारों के हालात कैसे देखते हैं, या पत्रकारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है पत्र या कैसे किया काम उन्होंने, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी अनिल जी। जी, पत्रकार और पत्रकारिता एक धर्म के रूप में देखी जाती रही है, देखी जानी चाहिए, देखी जानी जरूरी है। पत्रकारिता एक धर्म है जो किसी भी पत्रकार के लिए उसकी ड्यूटी, उसके दायित्व, उसकी समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करती है। और धर्म को जोड़ करके अगर पत्रकारिता करें कोई भी कार्य, धर्म का मतलब धारण करने वाली चीज है, धर्म का मतलब पूजा पद्धति से नहीं है मेरा। तो अगर 2014 से पहले या 2014 के बाद यह एक मूल्यांकन करना या बॉर्डर लाइन बनाना, ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। पत्रकार को तो हमेशा पत्रकार ही रहना चाहिए और उसमें भेद करने का कोई रास्ता नहीं बनता है कि हम कहीं उसमें अंतर करें। पत्रकार पत्रकार होता है, वो समाज के प्रति भी इतना जिम्मेदार है, चाहे किसी की सरकार हो। सरकार के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी उतनी है, चाहे किसी की सरकार हो, बशर्ते वो अगर यह समझता है कि हम देश या समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। हम उस पीड़ित व्यक्ति को सरकार तक पहुंचा सकें, उसकी पीड़ा को सरकार तक पहुंचा सकें, सरकार की योजनाओं को, सरकार की जो पॉलिसी होती है, जो उसकी सरकार के सोच होती है, उस सरकार की सोच को हम जनता तक, लोगों तक पहुंचा सकें। और बीच में जो दिक्कत आती है उस क्रिया प्रतिक्रिया को करने में वो शासन तंत्र के हैंड होते हैं, जो सरकारी व्यवस्था को चलाते हैं, वो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी तंत्र होता है, जो इन सारी चीजों को कहीं न कहीं से रोड़े के रूप में आड़े जाता है, समाज को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो यह लाभ देना, दिलाना और सरकार को जगाना, यही पत्रकारिता का एक धर्म है। और पत्रकारिता का कोई डेडलाइन नहीं है, 14 से पहले या 14 के बाद। अब उसमें क्या कितना कौन खरे उतरता है, ये धीरे धीरे समाज को खुद समझ में आ गया। हमारा स्तर पहले क्या था और हमारा स्तर अब क्या है, यह चीजें समाज खुद महसूस कर रहा है कि हम कहाँ चले गए, हमने अपने धर्म को कहाँ छोड़ दिया, कहाँ हमने धर्म को छोड़ करके धंधे के रूप में अपने को स्थापित कर लिया, लाभ हानि देखने लगे। तो यह सारी चीजें हैं सर, जो मुझे नहीं लगता कि 14 से पहले 14 के बाद को मूल्यांकन करके पत्रकारिता को देखना चाहिए। जी, तो इसमें जावेद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बार बार, उसमें मेरे का कनेक्शन कट रहा है। जावेद जी, अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अपने ध्यान रखिए, तो जहाँ पर नेट सही काम कर रहा है वहां पर बैठे। पहले हम लेट हो चुके हैं तो साथियों माफी चाहते हैं, हम थोड़ा 20 मिनट लेट हो गए हैं पहले से।
और हमारा कनेक्शन भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है इंटरनेट, तो हम माफी चाहते हैं इस बारे में। तो जैसे अनिल जी हम अपने बात की है कि जो भी है, तो आज जो अगर हम हालात देखते हैं इसमें पत्रकारों को, अब देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक टीवी चैनल हम चलाते हैं या मतलब सोशल मीडिया देखते हैं, बहुत सारे पत्रकार झूठ एक आम आदमी, छोटा छोटा इंसान भी पहचान लेता है कि बंदा झूठ बोल रहा है, पर फिर भी वो इतने धड़ल्ले से बोलते हैं झूठ। इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? उसके मतलब इतना झूठ और इतना मतलब धमाके से बोलते हैं कि आदमी को मतलब शक होता ही नहीं कि झूठ बोल रहा है। इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? क्या ऐसे क्यों करते हैं? देखिए क्या है ना सर, मेरे जो सोच है पत्रकार का, पहले तो ये होता है कि हम समाज से ऊपर अपनी सोच रखते हैं, तब हम पत्रकारिता कर पाते हैं। पत्रकार की सोच समाज से ऊपर होती है। अगर हम समाज के बीच में रह करके सोचेंगे या समाज के लेवल पर सोचेंगे तो हम झूठ और सही का अंतर नहीं कर पाएंगे। तो जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं, सोशल मीडिया के द्वारा आ गई हैं कि हर आदमी अपने आप को पत्रकार मान करके किसी चीज को कर रहा है या वो चीजें समाज के रूप में आ रही हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें गलत भी होती हैं, बहुत सारी चीजें सही भी होती हैं। अब गलत और सही का मूल्यांकन तो हमको आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम दूसरे चश्मे से देखते हैं। हो सकता है वो चीज दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है वो दूसरे के लिए बुरा हो, लेकिन हम अगर उसको देखते हैं पत्रकारिता की नजर से देखते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, यह पत्रकारिता नहीं हो रही है, एक चाटुकारिता हो रही है और एक तरह से किसी का पक्षपात पूर्ण रवैये का हम गुणगान कर रहे हैं। जी, तो इसमें हम बात करना चाहते हैं जावेद जी से, जैसे आप लोग TNI में जो न्यूज़ में काम करते हैं, इसके तो आप तो जानते हैं कि भाई ये कैसा काम कर रहा है, क्योंकि उसके आपको अपने न्यूज़ चैनल के बारे में बताएं कि वो किस मतलब किस तहत काम करता है, क्या उसका सपना है, क्या एजेंडा है, क्योंकि बहुत सारे तो दलाली करते हैं, बहुत सारे जो बैठे हैं चाटुकारिता करते हैं। तो आप अपने जो आपका बॉस है या आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें, ताकि फिर हम आगे और बात करते हैं। जी जी, जैसे हमारे यहाँ जो संस्था का जो मेन उद्देश्य है, हम उस वंचित, पीड़ित और दलित, दुखी व्यक्ति की बात को हम अपने माध्यम से सरकार के सामने, समाज के सामने लाने की कोशिश करते हैं। और जी मेरा ये जो हम लोगों का उद्देश्य है, चाहे वो व्यक्ति किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, अगर उसके साथ कहीं न कहीं से कोई न कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसको सरकार के द्वारा पीड़ा पहुंचाई गई है, सरकारी व्यवस्था से पीड़ित है, समाज से पीड़ित है, उसके अलावा प्रकृति से भी पीड़ित है। प्रकृति बहुत सारी चीजें कर देती है जिससे बहुत लोग पीड़ित हो जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता, सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाती। तो कुल मिलाकर उद्देश्य यह हमारा है कि हम कम से कम जमीन पर जाकर के और ग्राउंड लेवल पर जाकर के उस व्यक्ति की व्यथा को सुने, उसकी व्यथा को समझें और उस व्यथा में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। वह व्यथित है तो उसमें सरकारी तंत्र कहाँ तक दोषी है, वह सारी चीजों को हम लोग इकट्ठा करते हैं, सबसे बात करते हैं, फिर वह चीज हम सरकार के संज्ञान में लाने की कोशिश करते हैं और शासन प्रशासन को बताने की कोशिश करते हैं पत्रकारिता के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से नहीं कि मैं किसी पर्सनल रिलेशन के साथ जा करके उनसे बात करूं। यह सारी चीजें हमारा उद्देश्य है। हमारे यहाँ हमारी संस्था में कहीं से कोई राजनीति की बात नहीं है, कोई किसी तरह की कोई पार्टीबंदी की कोई बात नहीं होती है, पक्षपातपूर्ण वाली कोई बात आज तक हुई नहीं है। हम लोग चाहे जिसकी भी पीड़ा होती है, हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि अपने माध्यम से हम सरकार को बताएं, समाज को बताएं और उसके लिए कहीं कुछ अगर न्याय मिल सके तो न्याय मिल जाए। जी साथियों, अगर आप में से कोई पत्रकारिता के ऊपर या पत्रकारों के ऊपर या मीडिया पर बात करना चाहता है तो हमने लिंक इसमें दे रखा है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। कोई भी बात करना चाहता है, आपको अपने ओपिनियन देना चाहता है या कोई बात रखना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है, अनिल जी हमारे साथ जुड़े, अनिल गुप्ता जी है, इसमें इन्हें काफी दिन से काम कर रहे हैं। तो अगर कोई इनसे सवाल करना चाहता है तो आप इसमें अपना कमेंट में दे दीजिए, हम सवाल का जवाब इनसे ले लेंगे। तो अनिल जी, जैसे हम देखते हैं कि मतलब बहुत सारे हम तो पत्रकार जो होते हैं वो दलाल होते ही बहुत सारे, 90% मेरा अपना मानना ऐसा है, बहुत गलत हो, 90% में दलाल मानता हूँ, क्योंकि दलाल ही झूठ बोलते हैं। तो इनके जो मालिक होते हैं, जो उनके आका होते हैं, तो पत्रकार अपनी जबान तो बोलता नहीं, जब दलाल होता है तो मालिक जो है, जब मालिक ही दलाली कराता है
तो मालिक किसके कहने पर उसे दलाली कर रहा है, इसके थोड़ा अगर खुलासा कर सकते हैं कीजिए इसके बारे में जी। देखिए सर, मैंने कहा ना कि पत्रकारिता एक एक धर्म है। पत्रकारिता एक ऐसी ऐसी ऐसा स्तंभ है जहां पर समाज को एक ऐसे नजरिए से देखा जाना चाहिए या देखा जाता है, देखा जाता रहा है, जहां पर हम अपने स्तर से समाज की व्यवस्था को बदलने का, सुधारने का प्रयास करके, सरकारों को जगाने का, सरकारों की कमियों को सरकार को बताने का, सरकारी योजनाओं को इंप्लीमेंट कराने का, यह एक दायित्व सरकार और समाज के बीच में पत्रकारों का रहा है। अब दलाली का मतलब यह हो गया, जब हम धर्म छोड़ करके धंधे पर आ जाएंगे किसी भी कार्य को करने, मैंने कहा ना, धर्म धर्म नहीं हो गया, वो धंधा हो गया। अब धंधा वो करके या पत्रकारिता का धर्म लेकर के पत्रकारिता की आड़ में अगर वह चीज धंधे के रूप में की जाएगी तो वहां पर न्याय नहीं मिलेगा, वहां पर पत्रकारिता धर्म बचता नहीं है। वहां क्रय विक्रय की बात आ जाती है, दुकान की बात आती है कि हमारी दुकान कितनी चल रही है, हम कितना पैसा कमा पा रहे हैं, समाज में डर पैदा करके, समाज में लोगों को गुमराह करके, समाज में झूठ बोल करके, तो यह चीजें धंधे के रूप में जब आ गई सर, तो मेरे हिसाब से जब धंधा बन गया तो धंधा ही समाज को दिशाहीन कर दिया और पत्रकारिता को खत्म कर दिया। पत्रकारिता को खत्म करने का मतलब अभी ऐसी चीजें रह नहीं गई जिस पर लोग विश्वास करें। उसमें हर आदमी कहीं न कहीं सशंकित होता है कि ये पत्रकार है, पता नहीं क्या करेगा, झूठ बोलते हैं लोग, हर आदमी की जबान पर है, विश्वास नहीं है उनको। मैं तो देखता हूँ लोग पत्रकार का नाम, अरे यार पत्रकार क्या है, पत्रकार है वही होंगे। तो हमने अपने स्तर को इस रूप में अगर चिन्हित किया है, समाज में हमारी पहचान बनी है, तो ये पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमने अपने धर्म को छोड़ करके धंधे को अपनाया और उसमें समाज हमारा कहीं न कहीं पीड़ित हुआ, प्रताड़ित हुआ, और इसका मजा राजनीतिक लोग लेते हैं। जो जिसके साथ जो जुड़ेगा वो उसका लाभ लेगा, अपने हिसाब से उसको डील करेगा, वो जान रहा है कि ये भी तो ऐसे ही है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि चाटुकारिता के साथ साथ अगर धंधे को भी लाएंगे पत्रकारिता के साथ, तो मेरे हिसाब से सर यह हमारे स्तर को, हमारे समाज को, हमारे पत्रकारिता धर्म को कहीं न कहीं दोषी बनाएगा समाज में। जी जी। तो जैसे आपने ऑफलाइन में जिक्र किया था एक पत्रकार का और पुलिस वाले के बीच में, अगर पत्रकार बिका होगा, मतलब 50-50 रुपए की बिकने वाले होंगे, तो अली जावेद जी जुड़े हैं, हम इनसे सवाल कर रहे हैं। अली जावेद जी, आवाज आ रही है हमारी अब तक? आवाज आ रही है क्या अली जी, जावेद जी? जी बताएं। तो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है मेरे ख्याल से आपकी तरफ से। तो हमने बात की थी पहले, इनसे 2-3 सवाल हमने इकट्ठे कर लिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ इसमें। 1947 से लेकर 1914 तक का हमने इस करके किया है, क्योंकि जो मनवादियों की सरकार है वो 2014 के बाद में ज्यादा इसमें आई है। तो 1914 तक हम मानते हैं कि चलो उसमें जो भी था, 1947 से लेकर 1914 तक आप पत्रकारों के हालात कैसे देखते हैं, उन्होंने कैसे काम किया, और पत्रकारिता जिंदा रही या मर चुकी थी उस वक्त, तो क्या कहेंगे जावेद जी इसके? सबसे पहले तो मैं अनिल भाई हमारे लाइन पर हैं, मैं शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि अच्छी से बात किए हैं। और आगे मैं बता दूं कि 14 तक 1947 से लेकर के 14 तक जो पत्रकारिता रही है वो बहुत ही अच्छी रही है, सराहनीय कही जाए, जिसमें झूठ फरेब थोड़ा बहुत तो हमेशा से रहा है। ये तो जब से दुनिया कायम हुई है तब से लेकर के और अभी तक चला आ रहा है, थोड़ा बहुत तो झूठ चलता ही है। लेकिन 14 के बाद से झूठ में इतना उछाल आ गया है, जिस तरह से मार्केट में एक उछाल आता है उसी तरह से एक झूठ में उछाल आ गया है, और चाटुकारिता जबरदस्त तरीके से हो गई है। सारे जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, उन न्यूज चैनल्स में भी यही चल रहा है कि जिसको जितने में सिस्टम में लगा दिया उसी हिसाब से वो काम कर रहा है। आज जमीनी हकीकत, आपने अभी एक बात और भी कही थी कि टीएनआई न्यूज क्या करती है। टीएनआई न्यूज जीरो ग्राउंड से इस तरह से उठाती है कि किसी भी पीड़ित की बात को ऊपर तक पहुंचाना। ऊपर तक का मतलब हो गया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाना, सीएम तक पहुंचाना। हमारी टीएनआई न्यूज खबर निकली डायरेक्ट टैग की जाती है और खबर का असर भी होता है। और आज ये हो रहा है
कि आज किसी भी एक केस को लेकर के इतना ज्यादा उछाल दिया जाता है, इतना ज्यादा बोला जाता है कि वो दूसरे जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब की सब खत्म कर दिए जाते हैं। अब एक ही उदाहरण है इस टाइम एक उदाहरण चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत। क्या सुशांत सिंह राजपूत देश से ज्यादा बढ़ के हो गया? क्या सुशांत सिंह राजपूत पूरी विश्व से ज्यादा बढ़ के नेता हो गया कोई? अरे ठीक है, कोई हुआ था, आपने एक बार चला दीजिए, उसको 2 बार चला दीजिए, 10 बार चला दीजिए। जब जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत एक्सपायर हुए हैं उस दिन से लेकर के आज तक कोई भी न्यूज चैनल्स ऐसे नहीं है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की खबर न चलती हो। ये किस तरह का मीडिया हो गया है? नहीं, इसमें आपको जानकारी में 1-2 महीने तो बिल्कुल गड़बड़ रही बात है। तो कुछ इसके पीछे कुछ और कारण है। सुशांत सिंह राजपूत ये तो अभी 1 महीने से इसको लगा, इसमें जो तकरीबन 2 महीने चुप रहा है। वही मेरा मकसद कहने का है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट को गिराने के लिए इस हुकूमत के जरिए या और भी संगठनों के जरिए अन्ना हजारे को लेकर के आए थे। अन्ना हजारे आंदोलन इतना उत्तेजित हुआ था, इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ था कि पूरी दुनिया में उसकी शोहरत हो गई थी। लेकिन अन्ना हजारे ने क्या किया, और जिस दिन से ये हुकूमत आई हुई है उस दिन से लेकर के आज तक अन्ना हजारे की दीदारी नहीं हो रही, पता नहीं है कहाँ। नहीं, ये हम पत्रकारिता उसकी तरफ आ रहे हैं, मीडिया की तरफ आ जाए तो वापस आ जाए वहीं पर। मीडिया अभी आपने कहा है कि 2014 से पहले मीडिया सही काम कर रहा था। अन्ना हजारे तो 2014 से पहले है, तो अन्ना हजारे को दिखा दे किसने? मीडिया ने दिखाया। मीडिया ने दिखाया। हाँ, तो फिर 2014 से पहले हम क्या गारंटी मान सकते हैं सही काम किया मीडिया ने? इतना ज्यादा कभी कोई इतना केस नहीं हुआ करते थे। आज मान लीजिएगा, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत एक केस डायरी तैयार हो गई है बहुत जबरदस्त तरीके। इसका मकसद ये नहीं है कि इतना ज्यादा दिखाया जाए। क्या देश और दुनिया में और भी कोई काम नहीं हो रहा है क्या? आज बेरोजगारी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? उन्हीं सभी मुद्दों से भटकाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत या कंगना का जो केस है उछाला जा रहा है कि बेरोजगारी के पीछे ना जाए लोग। कि आज बेरोजगारी और ये जितने भी देश में हालात चल रहे हैं, सारी चीजें बेचना और खरीदने का ये सब सिस्टम चल रहा है, इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को हाईलाइट कर दिया जा रहा है। अरे भाई, सबसे पहले तो हमको रोजगार चाहिए। हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो अत्याचार, जुल्म, जातियां हो रही हैं, उनके लिए देखिएगा, उनके लिए क्या हो रहा है। पहले छोटे छोटे से मामलों को अच्छे से दिखाया जाता था, आज सारे बड़े मामलों को खत्म कर दिया गया। सिर्फ एक ही सुशांत सिंह राजपूत चल रहा है। क्या वो देश से बढ़ के हो गया? नहीं, उसमें देश से बढ़कर तो नहीं है। देखो इसमें क्या है, इनका मकसद क्या होता है कि कई चीजें छुपाने के लिए ना वो बहुत कुछ हाईलाइट करना पड़ता है। तो अनिल जी, मैं आपके पास आता हूँ। अनिल जी, ये बात बताएं, जैसे भी अभी जो मीडिया के अंदर चल रहा है कि सुशांत सिंह की बात करते हैं, और अभी जो चाइना की जो फौज भारत के एंटर हुई है भारत के अंदर, उसमें मीडिया में कहीं जिक्र नहीं आया है। कई 1000 किलोमीटर उन्होंने हड़प ली है जमीन। अरे प्रधानमंत्री जी बोलना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ, इस पे भी मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता था। अभी आपने जिस तरह से चाइना का जिक्र किया है, अब बताइएगा, कभी आज तक 47 से लेकर के और आज तक कभी किसी ने सुना है कि किसी पत्रकार ने यहाँ के गुप्त दस्तावेजों के बारे में किसी दूसरे मुल्क को कभी बताया हो, दिखाया हो? अभी आप देखिएगा, कल ही परसों की बात है कि दिल्ली में एक पकड़े जाते हैं पत्रकार साथी हमारे। क्या है ये सब? आप यहाँ से गोपनीय दस्तावेजों के बारे में वहां खबर दे रहे, कभी आज तक किसी पत्रकार ने इस तरह का काम किया है? जो आज चल रहा है, चंद पैसों की लालच में तुमने हमारे देश को बेचने का काम करना शुरू कर दिया। चीन की बात कर रहा हूँ, चीन को बताया जा रहा है यहाँ की प्राइवेट। अली जावेद जी का मेरे ख्याल से कनेक्शन कट गया है। अनिल जी, जैसे हम बात सवाल कर रहा था आपसे कि अभी जो कई 1000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर आ चुकी है चाइना की फौज, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना कोई आया, ना कोई गया, ना कोई है, ना कोई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ।
उसके बावजूद भी आज मीडिया में जिक्र तक नहीं है। अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान मीडिया की बात कर रहे हैं हम ना कि किसी और की बात कर रहे हैं, तो मीडिया में उसका जिक्र नहीं होता है। मीडिया में अगर जिक्र करते हैं पाकिस्तान को उठा देंगे, पाकिस्तान को कुछ मारेंगे, पाकिस्तान को ये करेंगे, तो पाकिस्तान के पीछे तो लगे रहते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको छुपा देते हैं। इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? वैसे क्यों करते हैं ये मीडिया वाले, क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? जी अनिल जी। एक बात बताऊं सर, सबसे बड़ी बात है मीडिया में टीआरपी को लेकर के। टीआरपी एक ऐसा शब्द जनरेट हुआ है मीडिया में कि वह अपने अपने स्तर को किसी भी लेवल पर किसी भी झूठ तक जाने के लिए बाध्य करता है, प्रोपोगंडा के रूप में, लोगों के बीच में अपनी पैठ बढ़ाने के रूप में किस चीज को दिखाएं ताकि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। आज का माहौल क्या चल रहा है देश में, उस हिसाब से माहौल बनाया जाए, अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। उसमें झूठ और सच का कोई मूल्यांकन है ही नहीं। चीन पूरा देश के अंदर चला जाए, पाकिस्तान को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, नेपाल हमारे घर की तरफ आंख उठाकर देख रहा है, यह सारी चीजें हमारे लिए नहीं समाज के लिए पीड़ादायी है। लेकिन अब यह चीजें दबी रहे, यह चीजें समाज के बीच में ना जाए दुष्प्रचार के रूप में, तमाम सारी सब्जेक्ट को, मुद्दों को उठाया जाता है, उसको डिसाइड करके इनको बताया जाता है कि आप इस चीज को चलाइए ताकि लोगों का ध्यान उस दिशा में ना जाए जहां से हम कहीं न कहीं से फेलुअर हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम किस तरह की नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो कल हमारा, इनकी आवाज आ रही है, आप देख रहे हैं इनकी आवाज आ रही है। जी जी आप बोलिए। तो हम कहीं न कहीं हम अपनी दिशा, अपनी दशा और अपने व्यथा को छिपाने के लिए हम इन सारी चीजों पर पर्दा डालने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मीडिया अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए इन सारी चीजों को जानते हुए भी, ऐसा नहीं है कि सबको पता नहीं है, सबको पता है, एक एक हिंदुस्तानी को पता है। एक आम आदमी गांव में जाएंगे तो चर्चा करके बता देगा कि चाइना क्या कर रहा है, नेपाल क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो हर आदमी जानता है। मीडिया दिखाए ना दिखाए, सरकार छिपाए और चाहे जो करना चाहे करे, लेकिन वास्तविकता हर आदमी समझ रहा है। मीडिया पर कतई विश्वास लोगों का नहीं रह गया है। बिल्कुल वो लोग, मैं तो जाता हूँ गांव गांव, जो बिल्कुल जिसको समाज में कहा जाता है कि बिल्कुल जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, कि कुछ नहीं जानता, वो जाते मन कहता है कौन मीडिया के हो भाई, मीडिया वाले सब झूठ बोलते हैं, चुतिया बना रहे हैं। अब बताइए, हमको सुन करके शर्म लगती है कि यार मैं कैसे कहूँ कि मैं पत्रकार हूँ। तो मैं कई बार कहता हूँ नहीं, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं आप लोगों का सुख दुख बांटने के लिए आया हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ। आप अपनी बात बताइए। तो हम अपनी पहचान को कैसे रखेंगे ये बताएं ना, हम कैसे जिए, हम अपना वजूद, हम अपने घर में, अपने परिवार में अपनी एक पहचान नहीं रख के चलेंगे तो हमारा पहचान खुद भी परिवार में खत्म हो जाएगा। तो हमारी जो आइडेंटिटी होगी, हमारी जो अच्छाई होगी, हमारी जो सच्चाई होगी, कौन विश्वास करेगा? किस रूप में हम उसको विश्वास में लाएंगे ये बताइए। अब हम चैनल चला करके लोगों को गुमराह करेंगे तो चैनल पर क्या दिखाया जाता है? हेलो, क्या दिखाना चाहिए? जी जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है जावेद जी, आवाज आ रही है हमारी अब तक? हेलो जावेद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। दोबारा ट्राई करें, दोबारा ट्राई करें, दोबारा। तो इसमें बात कर रहे हैं तो उनकी आवाज नहीं आ रही। तो जैसे हम बात करते हैं कि मतलब बहुत सारे जो चल रहा है सारा कुछ देखते हैं, मतलब मीडिया के करके देश के हालात बहुत खराब हैं। और मीडिया जो फैलाती है, अभी आपने शायद जान देखा सुना हुआ, जो अभिनंदन जो पाकिस्तान में गए, वो पकड़े गए थे, उन्होंने एक बात बोली थी, वहां याद होगा आपको, लास्ट में जिसने बोला वो मीडिया, भारत की मीडिया ने आग लगा देती है, आग उसके जहन के अंदर ये लोगों के। तो वो एक मतलब इतना हाई लेवल का बंदा है कि जो इतना तगड़ा काम करने वाला, वो ऐसा बात बोल रहा है, तो उसके ऊपर ऐसा फर्क पड़ सकता है। तो आम आदमी की जिंदगी में क्या जहर घोल रहे होंगे, तो इसमें बहुत फर्क पड़ा सर, बहुत फर्क पड़ा। आम आदमी जान गया है। आम आदमी धीरे धीरे सारी चीजों को समझ गया है। कोई आदमी वंचित नहीं। आज हर आदमी के, भारत में हर आदमी के परिवार में एक तरह की असुरक्षा की भावना आ गई है। कोरोना महामारी को लेकर के देखा है, आदमी इतना अपने परिवार को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, अपने सुख दुख को लेकर इतना चिंतित है, इतना परेशान है कि वह भविष्य को तय नहीं कर पा रहा है कि हमारा बच्चा कल को कहां पढ़ेगा, कैसे वो रोजगार मिलेगा, कौन से धंधे में लगाएंगे,
कहाँ पढ़ाने जाए, जिनके बच्चों को 20-20 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपया जिन्होंने खर्च करके एमबीए कराया, एमटेक कराया, इंजीनियरिंग कराया, आज उनके बच्चे कंपनियां बंद होने से घरों में बेरोजगार बैठे हैं। एक आदमी अपनी पूरी कमाई लगा करके बच्चे को पढ़ाता है, प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ाता है, पैसा खर्चा करता है, ये भविष्य तय करता है कि वह पढ़ करके कुछ हमारे परिवार के लिए जीवन यापन का रास्ता बनाएगा, नौकरी करेगा, रोजगार करेगा। आज कुछ भी नहीं बचा। मैं कम से कम ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो मेरे पास फोन करते हैं, उनकी बेटी बेटे बेंगलोर में नौकरी करते थे, गुजरात में नौकरी करते थे, पंजाब में नौकरी करते थे, नोएडा में नौकरी करते थे, कंपनियां बंद हो गई, उनके बच्चे घर चले आए परिवार लेकर के। अब बताइए, मैं तो समझता हूं कि 10 लाख रुपया जिस आदमी ने खर्चा किया अपने बच्चे को एमटेक कराने में, वो आज बच्चा 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के पैकेज पर काम करने गया हो, कंपनी बंद हो गई, घर में आकर बैठ जाएगा, तो उसका परिवार का जीवन यापन कैसे चलेगा, कहाँ धंधा कर पाएगा बता। तो इस तरह की जो चीजें हैं बहुत मतलब डरावनी है। आने वाले समय में हमारा खुद का भविष्य सुरक्षित नहीं है, हम अपने बच्चे को कहां सिक्योर कर पाएंगे। हर आदमी को सोचना चाहिए कि दूसरे के लिए हो रहा तो हमारे ऊपर भी आएगा। हम बच्चे नहीं हैं, हम समाज से अलग नहीं है। और सरकार को इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम उंगली एक दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली या 5 उंगली, 4 उंगली, 5 में 4 उंगली हमारी तरफ भी आती है, एक ही उंगली दूसरे की तरफ जाती है। तो अगर हम किसी समाज की व्यवस्था में किसी प्रकार का अगर हम भेदभाव करें, नजरअंदाज करें, झूठ बोलें, गुमराह करें, तो वह स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाएगी। आने वाले समय में उसको एक दिन में सुधारा नहीं जा सकता। वह व्यवस्था किस रूप में, किस दिशा को लेकर जाएगी, देश को लेकर जाएगा, यह तय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई माने या ना माने वो उसकी मर्जी है, कोई दिखाए या ना दिखाए उसकी मर्जी है। दुनिया देख रही, समाज देख रहा, समाज में इस चीज की बहुत बड़ी चर्चा है। हर आदमी इस चीज से रूबरू होता है, दो चार होता है। ये मैं जाता हूं तो मुझे सुनने में मिलता है, चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे प्रयागराज का जनपद का इलाका हो, चाहे काशी बनारस का क्षेत्र हो, मैं हर जगह जाता हूं। मुझे खुद लगता है किसान की दशा दुर्दशा में, रोजगार कहीं नहीं, नौकरी चाकरी का कोई विकल्प नहीं बचा। आप सरकारी नौकरियों की तरफ देख नहीं सकते, आप प्राइवेट नौकरियों की तरफ देख नहीं सकते। कंपनियां बंद हो गई तो आदमी जाएगा कहाँ? कौन सी संस्था चालू हो जाएगी जिसमें सबको रोजगार मिल जाएगा, या कौन सा धंधा शुरू कर देगी सरकार जिसमें लोगों का जीवन यापन चलने पड़ेगा। सबसे बड़ी बात होती है आदमी के लिए जीवन यापन चलाना, कुछ भविष्य की चीजों को सुरक्षित करना। अगर हमारा बच्चा पढ़ता है और हमारा बच्चे का पढ़ने का भविष्य तय नहीं है कि पढ़कर करेगा क्या, तो हम उसके ऊपर जो खर्च करेंगे अपनी कमाई का, वो किस दिशा में जाएगा। और जिन्होंने खर्चे किए उनके परिवार के बच्चे आकर के घर में बैठ गए हैं, तो वो अपने जीवन के लिए कैसे चलाएंगे? आप उनकी क्या व्यवस्था कर पाओगे? कोई कहाँ दुकान खोल दें, कहाँ ठेला लगा दें, कहाँ पकौड़ा छाना है, ये बताए ना, सरकार को बताना पड़ेगा ना कि किसको कौन सा धंधा करना चाहिए। आखिर इसको कौन बताएगा बताइए? अपना हक मांगने जाएंगे तो आप जेल चले जाएंगे, अपनी पीड़ा कहेंगे तो आपको लाठी मारी जाएगी, आप अपने लिए कहीं कोई प्रयास करेंगे तो आपको उंगली दिखाई जाएगी। तो ये चीजें चल रही है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से भारत का भविष्य तय हो पाएगा। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की सरकारों में सरकार को दोषी डायरेक्ट कैसे कह दूं, सरकार की सोच क्या है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि वो तो पॉलिसी मैटर होते हैं। लेकिन यह चीजें समाज की पीड़ा के रूप में है, यह समाज में पीड़ा है। जी जी जी, अली जावेद जी, हम जानना चाहते हैं, जैसे मेरी आवाज आ रही है, अब तक पूरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। जैसे हम देखते हैं मीडिया को, जो भी 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, तो मीडिया इसमें बताता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर गोली चलाने वाले हैं, कोई आतंकवादी प्लान कर रहे हैं बैठे, उनकी आवाज भी कई बार रिकॉर्ड करके सुना देते हैं। पर इन गधों को, दल्लों को, इनको 3 मतलब जो आरडीएक्स में जो बच्चे जो 40 नौजवान मारे गए हैं, इनको उनके बारे में पता लगा है। और ये पाकिस्तान में जो हमला करते हैं इधर से, मतलब उसको इनकी जानकारी होती है कि जो वहां से इतने आदमी मार दिए हैं, तो इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? इनके बाद में कौन से इनके बाद में दूरबीन लगी है या क्या लगा है इनके बाद में, जो इनको पहले पता लग जाता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर हमला होने वाला, और जहाँ हमले हो रहे हैं, जहाँ पर मर रहे हैं लोग, उनके बारे में इनको पता लगता है। इसके पीछे क्या समझते हैं जावेद जी? ये भी एक सोची समझी साजिश के तहत ये प्रोग्राम चलते हैं। मैं आपको साफ बता दूं, क्योंकि आपने इसका टाइटल जो रखा है जिंदा दिल, तो जिंदा दिली के साथ ही बोलूंगा या कुछ भी हो। ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सच है कि ये सब सोची समझी साजिश के तहत होता है। क्योंकि अगर इस तरह का आतंकी हमला या बम का या ग्रेनाइड का या कुछ भी किसी तरह से भी जो दिखाया और दर्शाया जाता है,
ये सब सोची समझी साजिश के तहत होता है, क्योंकि अगर यही सब देखना है, यही सब पकड़ना है, तो एट ए टाइम ही क्यों होता है? ये पहले से भी तो हो सकता है। इस टाइम सारी जगह शांति है। अभी बिहार का इलेक्शन शुरू होने वाला है, अभी देखो क्या नई चीज निकल के आती है, किस तरह का इश्यूज नए आते हैं। अभी बिहार का इलेक्शन शुरू हो रहा है, तो और अभी तक नहीं हो रहा है, अभी तक पाकिस्तान याद नहीं आ रहा है, बांग्लादेश याद नहीं आ रहा है, अभी कुछ ही चंद ही दिनों में आ जाएगा याद, क्योंकि इनका ये अनिल जी, इनकी आवाज का बार बार कट रहा है कनेक्शन इनका, तो हम जानना चाहते हैं आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं? जो हमने जो सवाल किया इनसे, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं इसके ऊपर। आज अली जावेद जुड़ गए हमारे साथ, देखते हैं क्या कहते हैं ये। हाँ जी बोलिए अभी अली जी। हाँ जी जी मैं बोलूं? बोलिए। नहीं, इनकी जावेद जी आप बोल सकते हैं, बात करिए पूरी अपनी। मैं अब क्या बताऊं, आज कभी इतने नहीं कॉल आते जितने आज कॉल आने लगे हैं पता नहीं जो भी रहो। मैं ये कह रहा हूं कि इसी तरह के प्रोग्रामों को सेट ऑलरेडी पहले से कर दिया जाता है कि आपको किस टाइम पे क्या दिखाना है। पहले चैनल्स खुद अपनी मर्जी के मालिक हुआ करते थे, आज मर्जी के मालिक नहीं है। सरकारें किसी की भी हो, किसी सरकार का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन आज जो दिखा रहा है मीडिया, वो हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक है। हम पत्रकार साथियों को भी बड़ा इससे दुख है, क्योंकि जो असलियत दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं, जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिखा रहे हैं। आज जो जरूरत है, जो आज गरीब, किसान, मजदूर, पढ़ा लिखा, बेरोजगार, इन चीजों, इन मुद्दों को उठाने की जरूरत है, लेकिन ये सब मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बेहद अफसोसनाक मामला चल रहा है। अब बड़े बड़े चैनल्स हैं, अपनी स्टोरियों को अपना सेट कर रखा है उन्होंने, वो दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन आज आपने हमारी TNI का जो नाम लिया है कि आप लोग इसमें किस तरह से क्या देखते हैं, हमारे जो प्रधान संपादक हैं, उनका खुद का कहना ये है कि आप हमारी वो खबर लेके आइए, हमको हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाना है, हमको भेदभाव नहीं करनी है हमको अमीर और गरीब नहीं दिखाना है, हमको वो दिखाना है जो वाकई में लोग पीड़ित हैं, और उनकी पीड़ा सामने आना चाहिए, देश और दुनिया के सामने आना चाहिए। उस पीड़ा को हमारा दिखाना हमारा TNI का काम है। हमारा ये नहीं है कि हिंदू से मुस्लिम को हिंदू से लड़ाया जाए, फला जगह इस तरह का काम हो रहा है, ये कुछ नहीं। हमारे हमारे रिपोर्टर्स साथी उस बॉर्डर पे भी खड़े होकर के रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं, जहां पर कोई नहीं जा सकता, जिनको जाने में डर। इनका बार बार कनेक्शन कट रहा है। अनिल जी क्या कहना चाहते हैं इस पर, जो हमने सवाल किया था इनसे, इस पर अगर कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं दे सकते हैं। टिप्पणी क्या है सर, देखिए ये सब चीजें जो होती है ना, पॉलिसी मैटर में आती हैं, सरकारी चीजों को अपने हिसाब से करने देना चाहिए, जो करना चाहें करें। उसमें मेरे हिसाब से जो तथ्यात्मक चीजें हैं वो ही हमको लेकर के आना चाहिए। अब सरकार क्या अपनी प्लानिंग करती है, सरकार कैसे इस चीज को हैंडल करती है, वो चाहे, उनके पास तमाम सारे तंत्र हैं, तमाम सारी खुफिया एजेंसियां हैं जो इन चीजों को करने के लिए स्वतंत्र हैं, और उनकी ड्यूटी बनती है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता के तौर पर होना चाहिए। हमारा काम है कि उनकी अच्छाई, उनके जो कार्य किए हुए जो समाज के हित के लिए है, उनको हम उनका सपोर्ट करें, उनकी वाहवाही करें। अगर कहीं कमी दिखती है तो कमियों को हमको जरूर दिखाना चाहिए। ये एक जिम्मेदार मीडिया का ही मतलब होता है। बाकी हम किसी के डर को, किसी के भय को, किसी की गलत बातों को हमको प्रचार दुष्प्रचार के रूप में नहीं लाना चाहिए। ये मेरा खुद का मानना है। मीडिया इस काम के लिए नहीं बनी। जी अनिल जी, जैसे हम देखते हैं ना कि अध्यात्म की बात करते हैं, अगर हम जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं कि उनके बारे में, इनको जिसकी जमीर मर गई ना, वो तो जिंदा भी मुर्दे के समान होता है। जिसके अंदर से इंसान के अंदर हिम्मत मर गई, सच मर गया हो, तो जिंदा भी, मतलब वो अध्यात्म के हिसाब से उसको हम जिंदा मान ही सकते हैं। और उसका जीना ऐसा है जैसे गंजा नाली के कीड़े जैसा होता है। तो इसके नुकसान जो है ना, उसका अध्यात्म की तरफ से देखें तो उसका नुकसान तो समाज को तो नुकसान दे रहा हो, तो देना है उसको, लेकिन उसको सबसे ज्यादा उसका खुद का नुकसान हो रहा है। वो तो अंदर से, वो तो दूसरे को एक बार मारता है, मतलब हजार, मतलब रोज झूठ बोल बोल कर, लेकिन वो कितनी बार झूठ बोलने की तैयारी करता है
ये तुझे अब देखो, उसको झूठ बोलने की तैयारी एकदम से नहीं, आगे झूठ बोल के एकदम से आगे टीवी के ऊपर बैठ गया। उसको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर मेरे झूठ से पकड़ा जाए, एक झूठ को बोलने के लिए 1000 झूठ बोलता है, और 1000 झूठ को छुपाने के लिए 10,000 झूठ बोलता है। और जो पीछे आका बैठे हैं वो जूता मार दे फेंक कर उसके, उनको बेटा तू सही नहीं बोला है। अच्छा, जब उसको घर जाते हैं वो वहां जूते पड़ते हैं, तो उसके लिए तो जिंदगी मर्द पूरे मुर्दे के समान है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर वो बंदे ऐसे जिंदगी जी रहे हैं तो किस जिंदगी की मतलब कैसे जिंदगी है यानी कि लोगों की, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप अनिल जी? मैं ये कह रहा हूं सर ना, मैंने कहने का मतलब ये है कि पत्रकार न पुलिस होता है न कोर्ट होता है, ठीक है, और न ही वो प्रशासन का कोई अंग होता है। वह स्वतंत्र होता है समाज और देश और सरकार के बीच में कड़ी के रूप में काम करने का, ठीक है। जी उसके अलावा उसका कोई दायित्व तो नहीं बनता है। इसके अलावा अगर कोई कार्य करता है, इसके इन तीनों चीजों में अगर हम अपने चौथे स्तंभ को छोड़ करके किसी और स्तंभ को डिस्टर्ब करें, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तो हम अपनी पहचान को खुद ही खत्म कर देंगे। हम कार्यपालिका नहीं हो सकते, हम न्यायपालिका नहीं हो सकते, हम विधायिका नहीं हो सकते, हम पत्रकारिता कर सकते हैं। पत्रकारिता धर्म यही है कि हम कम से कम समाज की कमी को, समाज की पीड़ा को, समाज की सच्चाई को, समाज की गहराई को हम सरकार तक, समाज के ऊपर तक पहुंचाएं, सरकार को जगाएं, सरकार को बताएं। सरकार का दायित्व बनता है कि उस पीड़ा को, समाज की उस व्यथा को दूर करे, वो उसके पास ताकत होती है। सरकार की कमियों को, सरकार की योजनाओं को, सरकार की प्लानिंग को अगर हम ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंच पा रही है, उस चीजें कहीं न कहीं अगर रोकी जा रही है, उसको बाधित किया जा रहा है, तो उस बाधा को दूर करने का या उस बाधा को बताने का कार्य भी पत्रकार का होता है कि उसको दूर किया जाए, चाहे उसका शासन का, प्रशासन का कोई व्यक्ति इस चीज को नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाह रहा है। पत्रकार जब अपने धर्म से हम भटकेंगे, हम अपने धर्म को छोड़ेंगे, हम अपने धर्म को से विचलित होंगे, तो हम कहीं भी खड़े नहीं होंगे। हम पीड़ित होंगे, प्रताड़ित होंगे, घर में, समाज में, देश में, हर जगह से हमको पीड़ा झेलनी पड़ेगी, चाहे वो हम पत्रकारिता के किसी रूप में, किसी स्तंभ में, किसी स्थान पर खड़े हों। ये एकदम क्लियर कट बात है। धर्म को छोड़ेंगे, धर्म का मतलब धारण करना। अगर अपने धर्म से भटकेंगे तो हम कहीं नहीं टिकेंगे, हमारा वहीं से समापन शुरू हो जाएगा, अंत वहीं से शुरू होता है। बड़े बड़े लोग खत्म हो गए। जी, मैं धर्म के बारे में थोड़ी परिभाषा बताऊं। धर्म की क्या परिभाषा? धर्म जो है ना, आजकल जो है धर्म की बात अगर हम करें तो धर्म के नाम पर भ्रम बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि धर्म के नाम पे जो है चाशनी में लपेटकर मतलब गुलामी दी थी लोगों ने, वो धर्म ही समझ रहे हैं उसको। तो धर्म को अगर सीधे रूप से अगर माने तो जिसके अंदर सच और ईमानदारी है वो धार्मिक इंसान है, और जिसके अंदर झूठ और बेईमानी है, चाहे वो चोड़े में है या भव्य में है या चिट्टे में है, जैसे मर्जी में, वो चोर डाकू लुटेरे भी कह सकते हैं। जिसके अंदर धर्म है, सच और ईमानदारी, चाहे वो कपड़े हैं या नहीं कपड़े हैं, या जो चोड़े में नहीं भी है, वो सच्चा धर्मी आदमी है। तो अगर इसमें बात लास्ट में सवाल करना है आप करें, बात क्यों कमियां तो हमने बहुत सारे बता दी है। अब कोई अगर सुधारना चाहे, बहुत सारे दलाल बैठे हैं, वो सोचते होंगे भी सुधरने का मौका मिले, हमें कोई रास्ता मिला नया, तो कमी तो हमने बता दी बहुत सारी, लेकिन अब सुधरने का मौका बताएं कि उनको सुधर कैसे जाए। अगर क्योंकि बहुत सारे सुधरना चाहते हैं और उनके आका जी पीछे धमका देते हैं इनको, बेटा अगर सुधरे ने तो हम गोली मार देंगे। वैसे गोली मारने की बात करते हैं ना, कई बार गोली वही मारता है जो खुद डरा इंसान होता है ना, वो दूसरों डराने की बात करते हैं। नहीं तो वो जिसको खुद को डर है नहीं किसी को, क्यों किसी को मारेगा? तो डरे हुए लोग धमकी देते हैं दूसरों को, मेरा बना मानना है ऐसा। तो क्या कहना चाहते हैं, अगर सुधरना चाहे इंसान, पत्रकार हो, चलो पत्रकार की बात करें, पत्रकार की बात करें, तो पत्रकार अगर सुधर के नए लाइन से नई स्टार्टिंग करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट करे वो, ताकि अपनी जिंदगी उसको सुधर जाए और उसके बच्चे भी कम से कम उसको दुआ दें। क्योंकि वो तो खुद जो गलतियां करता है उसकी कई बार गलतियां उनके बच्चे भुगतते हैं, उनकी पीढ़ी भुगतती है। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि वो अगर सुधार करना चाहे तो कैसे सुधार करेंगे? जी अनिल जी। जी जी जी, ये तो बड़ा गूढ़ प्रश्न है। सुधारने के लिए और सुधरने के लिए तो आदमी को प्रयास अपने से करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। हमको खुद अपने ऊपर अपने लिए न्याय करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम इस कुप्रथा, कुरीति या कुव्यवस्था से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, जिसमें हमारा जीवन यापन भी चल जाए और हमारे अंदर परिवर्तन आ जाए। वह स्वतः की एक प्रक्रिया होगी, स्वतः की एक प्रक्रिया होती सुधार की। चोर को पुलिस नहीं सुधार सकती अगर वो चोर सुधरना ना चाहे तो। स्वतः अगर सुधर जाए
तो चोर से ईमानदार हो सकता है, लेकिन पुलिस की लाठी से वो अगर चोरी करना उसकी आदत में है तो पुलिस की लाठी भी उसको चोरी से नहीं रोक सकती। तो उसी तरह से पत्रकारिता करने वाले लोगों को, मैं बहुत बड़ा नहीं हूं, मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो धर्म की बात आती है या पत्रकारिता करने की बात, पत्रकारिता एक 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 स्तंभ है, एक रास्ता है आदमी को उसमें जीने का, और उसको इतना आसान ऐसा छोटा नहीं आंका जाना चाहिए कि बहुत छोटी चीज है। पत्रकारिता बहुत बड़ी चीज है, इसका कोई लेवल नहीं है, इसकी कोई ऊंचाई नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। इतना गूढ़ यह धर्म है कि इसको छू पाना, ऊपर तक पहुंच पाना मेरे हिसाब से सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन अगर हम उस पर चल रहे हैं या उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं तो हमको उसमें खुद से अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को एक अच्छाई और बुराई के एंगल से देख करके अपनी दिशा तय करनी पड़ेगी। संस्थान कुछ भी होगा, संस्थान अपने लाभ के लिए सोचता है, संस्थान अपना फायदा देखता है, वो चूंकि व्यवसाय करता है तो उसका अपना दृष्टिकोण होता है। हम अपना काम करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण कुछ अलग होता है। तो दोनों की चीजों में फर्क है। हम किसी कंपनी के, किसी संस्था के लिए काम करेंगे तो संस्था हमसे सब काम वही कराएगी जो हम अपने उसका लाभ दिखाई पड़ेगा। हमसे लाभ नहीं दिखाई पड़ेगा तो हम कितना भी अच्छे हों, कितने भी बुरे हों, हमको नहीं रखेगा, 2 मिनट में बाहर कर देगा। तो इस तरह की चीजों का मूल्यांकन इन सब चीजों पर पैमाना, इन सारी चीजों का जो अंतर है वो खुद करना पड़ेगा। बाकी कोई इसको अलग से मुझे नहीं लगता कि करा पाएगा। जी, मैं भी एक इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ कि सच और ईमानदारी को दिल से अपना लेंगे तो पत्रकार के जो आका हैं या ताऊ हैं, जो उनके वो भी सुधर जाएंगे। तो सच और ईमानदारी को अपनाएं, अपनी जिंदगी को अपने आप सुधाराएं, अपना आपको अपना कामयाब बनाएं। तो अनिल जी, अगर लास्ट में कुछ संदेश देना चाहते हैं सभी को, हमें भी संदेश देना चाहते हैं दुनिया के जो सुनने आपको, तो क्या संदेश देना चाहते हैं लास्ट में? मैं तो प्रयागराज की धरती पर रहता हूँ। प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती का एक बहुत बड़ा तीर्थ है, महातीर्थ में नाम आता है, इसको कहा ही जाता है। धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक नगरी है। मेरा तो यही संदेश है कि हर व्यक्ति अपने आप में सुधार करने की कोशिश करे, चाहे वो किसी भी पेशे से जुड़ा हुआ है। पत्रकारिता आज हमारा सब्जेक्ट है, तो मैं इसमें कहूंगा कि अगर पत्रकार ही ईमानदार हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि बाकी चीजों को सुधरने में टाइम लगेगा। ईमानदार का मतलब यह है कि वह खुद अपनी तीसरी आंख से समाज को देखना शुरू करे कि वास्तव में पीड़ित कौन है, प्रताड़ित कौन है, कमियां कहां से आ रही हैं, गलती किसकी है, सरकार से लेकर के और व्यवस्था तक में। अगर इस तरह की दृष्टिकोण अपना लेगा तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा धर्म, हमारी पहचान, हमारी जो हैसियत है, हमारा जो स्तंभ के रूप में समाज में स्थापना है, वह कहीं डिग पाएगा और ना उसको कोई डिगा पाएगा। हम एक स्थापित पत्रकारिता को समाज के बीच में ले आ पाएंगे। जी साथियों, आपने सुना कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था, आज की मुलाकात जिंदे पत्रकारों के साथ में, और आपने सुना होगा, देखो जिंदे पत्रकार, अगर हम ये कहीं गलत बात करते हैं ठोक देते हैं इनको, तो इन्होंने सही बात की है। तो जिंदे वाकई में जिंदा दिल लोग हैं, जिंदे पत्रकारों का काम नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अनिल जी, आप पूरी ईमानदारी से आने वाले वक्त में भी इसी तरह जिंदा दिल जैसे काम करते रहेंगे। हम सल्यूट करते हैं आपके TNA जो आपका टीवी चैनल है उसको भी, उनको जो आपके टीम को भी, क्योंकि आप सही काम कर रहे हैं। मैंने देखी 2-4 वीडियो आप लोगों की, जो काम कर रहे हैं काबिल तारीफ है, और उसमें करते रहे आप अच्छी तरह। जावेद जी जुड़ रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं लास्ट में। एक मिनट में बोल लेता हूँ। जावेद जी, वैसे हमारा टाइम समाप्ति की तरफ चलेगा, अगर कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में कह सकते हैं जावेद जी। बिल्कुल कहना चाहूंगा, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम जिंदा दिल लोगों के लिए चौथा स्तंभ तैयार किया गया था। चौथा स्तंभ इसलिए नहीं तैयार किया गया था कि किसी की चाटुकारिता की जाए। सबसे पहले तो न्यायपालिका का काम था न्याय करना। अगर वो सही से न्याय नहीं करता था तो हमारा वही चौथा स्तंभ है जो आवाज को उठाता था और लोगों तक पहुंचने का काम करता था। आज वो काम नहीं हो रहा है। कार्यपालिका का काम था कार्य करना। अगर वो सही से कार्य नहीं करता था तो हमारा चौथा स्तंभ इस आवाज को उठाता था, लोगों तक पहुंचाता था। देखिएगा फला जगह ये कार्य सही नहीं हुआ है, उसकी आवाज को आवाज बना करके उठाना हमारा काम था। हमारा काम ये नहीं था कि हम किसी की गुलामी करें, किसी की आवाज को दबा दें ना। हमारी आवाज, अगर उसके खिलाफ कोई काम हुआ है और सच्चाई नहीं है तो सच्चाई को हम लोगों को उजागर करने का काम हुआ करता था। आज हमारा जो चौथा स्तंभ है
इसको इतना बुरी तरह से डैमेज कर दे। देखिए ये सरकारी तंत्र तो नहीं है, बाकी 3 तो सरकारी तंत्र है, हमारा सरकारी तंत्र तो नहीं है, लेकिन सरकारी तंत्र अगर कोई गलत काम करता था तो उसको हम लोग आवाज उठाने का काम करते थे। आज उसको हम लोग दबाने का काम करते हैं। आज हम क्या करते हैं, अधिकारियों के पीछे लगे लगे घूमते हैं, उनकी आवाज बनते हैं। अरे नहीं, हमको अपनी आवाज बनना चाहिए। हमको किसी अगर पीड़ित व्यक्ति है उसकी पीड़ा को उठा करके सबके सामने लेके आने का काम हमको करना चाहिए था। हम अपना काम भूल गए, आज हम अपना काम पूरी तरह से भूल गए। हमको वही जागरूक होना चाहिए, तभी ये आपका प्रोग्राम सक्सेस होगा। जिंदा दिल ऐसे ही थोड़ी होते हैं। आज तो लोग मुर्दा दिल हो गए, जिंदा दिल बचे कहाँ हैं? बहुत ही कम लोग हैं जिंदा दिल जिनको कहा जाता है। पत्रकारिता जो जिंदा दिल के साथ कर सकते हैं, उनको हिम्मत ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आज हम चाटुकारिता में लग गए। हमने देखा कि हमारी सेटिंग हो गई है थानेदार से या फला अधिकारी से, तो हमने उसको जेब में रखा। अब तुम क्या उनकी बेदागी के साथ बोल सकते हो, बेबाकी के साथ बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। ये वही काम कर सकता है जो ईमानदारी के साथ पत्रकारिता को करता होगा, जो ईमानदारी के साथ लिखता होगा, जो ईमानदारी के साथ खबर को उजागर करता होगा। ये वही कर सकता है जो सिर्फ और सिर्फ खुद में ईमानदार होगा, खाली कह देने से भी नहीं। जिंदा दिल उसी को कहेंगे हम। जी, टाइम समाप्त होगा हमारा, तो लास्ट में शेयर करना चाहता हूँ आपको एक कि हम जिंदा दिल उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो मुर्दे का सवाल है, दलाल है, और ये भड़वा भी कह सकते हैं इनको, वैसे भड़वा लफ्ज इनके लिए सूट करता है, कहना चाहिए। लेकिन क्या है कि उन्होंने काम ही ऐसे कर रखे तो इनका कहना पड़ रहा। तो आप दोनों का धन्यवाद बहुत बहुत, आप हमारे साथ में टाइम निकाल कर आए हैं। मजलूम पीड़ित लोगों की आवाज को उठाने वाला चैनल है ये, वो चैनल नहीं है तो किसी की गुलामी के तहत काम करता हो, चाहे वो किसी भी भाई हमारा काम था सरकार के विरोध में खबर को चलाना। हमारा काम ये नहीं था कि हम सरकार जो काम कर रही है हम केवल सिर्फ उसको दिखाते रहे। अगर कहीं गलत काम भी कर रही है तो उसको उजागर करना हमारा काम था। वो था चौथा स्तंभ। जी, नहीं, अगर उन्होंने 14 स्तंभ को डिगाने की कोशिश की तो हम उसको खड़ा करेंगे। हम किस वास्ते खड़े करिए, हम जो कुदरत ने, प्रकृति ने खड़ा किया है, इनको ध्वस्त करेंगे आने वाले वक्त में। झूठे पत्रकारों को उनको जेल भिजवाएंगे और हम और आप मिलकर इसको फिर चौथे स्तंभ को दुनिया आजाद करेगी। इस सदी के अंदर एक हमारे जो बॉस है सत्यम श्रीवास्तव जी अपने दर्द को सीने में दबा के रखे हुए हैं, नहीं कुछ कह पा रहे। एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? कोशिश वो भी करते रहते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करना चाहिए वो करने वाले अकेले के लिए। लेकिन एक धीरे धीरे करके वो इकट्ठा तो लोग हो जो जिंदा दिल है, मुर्दा दिलों के साथ वो किससे जुड़े हो जाएंगे। अभी हम भी शायद अगर हमें जिंदा दिल समझ तो हम भी जुड़ जाएंगे आपके साथ में, आप लोगों के साथ। तो थैंक यू आप दोनों को जो है जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी ईमानदारी से सच्चाई से काम करते रहेंगे और इस तरह लोगों की आवाज बनेंगे। आप मुर्दा दिल नहीं जिंदे दिल हो, हमने पहचान लिया आपको और मान भी लिया। तो थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, नमस्कार।